दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पर्यावरण के पहले लेक्चर को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके अंतर्गत हम सौर मंडल सोलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना होता है, क्या क्या हमको जानना होता है। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो हमारा जो सौर मंडल है, तो उस सौर मंडल का जो मुखिया है वो क्या है? सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया क्या है? सूर्य है। और हमारे सौर मंडल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो सौर मंडल में शामिल होने वाली चीज़ें क्या हैं? सूर्य हैं, आठों ग्रह हैं, सूर्य हो गया, आठों ग्रह हो गए, और क्षुद्र ग्रह हैं जिनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। उल्का पिंड है, उपग्रह हैं, धूम केतु हैं, गैसें हैं और धूल हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। और ये सारी चीज़ें सौर मंडल के सदस्य के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं। अब ये तो सूर्य हो गया सौर मंडल का हमारे मुखिया, और ये उसके 8 ग्रह। तो अगर हम इन ग्रहों की बात करें क्रम से, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, सपोज कर लीजिए ये सूर्य है, तो ये आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से पूरा इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार या परवलयाकार। तो इस तरीके से ये चक्कर आठों ग्रह जो है सूर्य का लगाते हैं। और सूर्य का चक्कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसीलिए ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण है, बुध में भी, शुक्र में भी, पृथ्वी में भी, मंगल में भी, बृहस्पति में भी, शनि में भी, यानी जितने ग्रह हैं सब में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। और इसी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण जो है हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। तो अगर हम इन आठों ग्रहों में यहाँ से भी तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, या सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है इसमें से, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र। शुक्र किस लिए गर्म ग्रह है, जबकि नज़दीक बुध है लेकिन गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? इसका भी अपना एक कारण है, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो रंग है वो नीला है, और नीला जो है वो अधिक गर्म होने का प्रतीक है। नीला रंग जो है वो अधिक गर्म होने का प्रतीक है। और कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि भाई आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और इन्हीं चारों ग्रह को, अब इसको हम आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इन ग्रहों की अगर हम बात करें तो इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह, ठोस ग्रह,
और इन चारों ग्रह को, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को, इसको हम वाह ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इनको हम वाह ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसको हम गैसीय ग्रह, इनको हम गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है सवाल में कि भाई आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये आपको ध्यान में देना है कि ये बीच में जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, तो इस क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के इधर वाह्य ग्रह और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के पहले आंतरिक ग्रह, ये सारे ठोस ग्रह हैं और ये सारे जो है गैसीय ग्रह हैं। ये सारे जो है गैसीय ग्रह हैं, ये सारे जो हैं गैसीय ग्रह हैं। इनका घनत्व, आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह का जो घनत्व होता है ये अधिक होता है और वाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह का घनत्व जो है ये कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि ये सारे जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य भी चक्कर लगाता है, लेकिन इनको ग्रह इसलिए कहा जाता है कि ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सौर मंडल के अंतर्गत इन 8 ग्रहों को शामिल किया जाता है। 8 ग्रहों को शामिल किया जाता है। हालांकि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी तमाम हैं, उल्का पिंड हैं, उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं, उस पर चर्चा होगी बाद में। धूमकेतु है। और एक चीज और, शनि एक ऐसा ग्रह है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं, जिसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। तो और इन ग्रहों पर अगर हम या अपने सौर मंडल में हम बात करें कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारे सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हमारे सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो अब बात आती है कि भाई सूर्य में कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। अब नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन का मतलब है कि हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 1 2 3 4 अणु हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइड्रोजन के 4 अणु हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी हाइड्रोजन गैसों का हीलियम में परिवर्तन होना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। और जब ये 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम के 1 अणु का जब निर्माण करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य भी घूर्णन गति करता है, सूर्य भी परिक्रमण गति करता है। तो सूर्य जब घूर्णन गति करेगा, घूर्णन का मतलब होता है कि बिल्कुल अपने अक्ष पे ऐसे घूम जाना, बिल्कुल अपने अक्ष पे ऐसे घूम जाना, ऐसे अपने अक्ष पे घूम जाना।
जैसे लट्टू घूमता है उसी तरह से सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है। तो जो भाग इसका हमको दिखाई देता है, जो भाग सूर्य का हमको जो है दिखाई देता है, उसको हम प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर के नाम से जानते हैं। उसको हम प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर के नाम से जानते हैं। और सूर्य से, सूर्य पूरा एक आग का गोला है, हमेशा इसमें हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के अणु मिलते रहते हैं और हीलियम का निर्माण करते रहते हैं। तो इस तरीके से अपार रूप से जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसमें स्वर ज्वालाएं निकलती हैं। इसमें जो है स्वर ज्वालाएं निकलती हैं सूर्य से जो है स्वर ज्वालाएं निकलती हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, जो कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यहाँ से निकल करके ये इसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को, सूर्य की स्वर ज्वालाएं जब बाहर निकलती हैं, तो यहाँ से कभी कभी इसके गुरुत्वाकर्षण से दूर होते हुए, क्रॉस करते हुए ये सीधा आके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं, तब ये जो है इसके वायुमंडल में पहुंचने पे एक फुलझड़ी नुमा आकृति बनती है आग की। जैसे हम अनार वगैरह छोड़ते हैं शादी ब्याह में, तो उसी तरीके से एक फुलझड़ी नामक लाइट यहाँ उत्पन्न होती है, कभी कभी उत्तरी ध्रुव पर, कभी कभी दक्षिणी ध्रुव पर। तो उसको हम जो है अरोरा लाइट के नाम से जानते हैं, उसको जो है हम अरोरा लाइट के नाम से जानते हैं। और अगर उत्तरी ध्रुव पे स्वर ज्वालाएं या अरोरा लाइट को हम देखते हैं, तो उसको हम उत्तरी ध्रुव वाली अरोरा लाइट को अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर यदि अरोरा लाइट हमको नज़र आती है पृथ्वी के, तो उसको हम अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। तो अरोरा लाइट का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जो क्या कहते हैं ज्वालाएं निकलती हैं, शक्तिशाली सौर ज्वालाएं जो यहाँ से निकलती हैं, यदि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर फुलझड़ी नुमा दिखाई देती हैं, तो अरोरा बोरियालिस। अगर दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देंगी पृथ्वी के, तो उनको जो है हम अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक तारे का, सूर्य भी एक तारा है, प्रत्येक तारे का 90% भाग, प्रत्येक तारे का 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। पहला पॉइंट।
दूसरा, सूर्य का जो भाग हमको दिखाई पड़ता है, सूर्य का, क्योंकि सूर्य भी घूर्णन गति करता रहता है तो कुछ ही भाग उसका हमको दिखाई देता है। तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य में जगह जगह से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। सूर्य में जगह जगह से सौर ज्वालाएं निकलती हैं, और जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं, हमने अभी बताया कि कभी कभी सौर ज्वालाएं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से इतनी दूर चली जाती हैं कि वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। और जब पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो उत्तरी ध्रुव पर अगर पहुंचती हैं तो फुलझड़ी नुमा संरचना हमको दिखाई देती है। वैसे दक्षिणी ध्रुव पर जब पहुंचती हैं पृथ्वी के, तब भी हमको प्रकाश की फुलझड़ी नामक संरचना दिखाई देती है। तो उत्तरी वाली को तो उत्तरी जो अरोरा लाइट होती है उसको अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो सौर ज्वालाओं की फुलझड़ी पृथ्वी पर दिखाई देती है उसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो कभी कभी जैसे यहाँ से सौर ज्वाला निकली, यहाँ से मान लीजिए सौर ज्वाला निकली, तो जब सौर ज्वाला यहाँ से निकल जाती है तेजी से, तो सूर्य के कुछ हिस्से का जो भाग होता है वो काला पड़ जाता है, और उसी काले वाले भाग को हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। तो सौर कलंक अगर हम कहें कि सौर कलंक क्या है, तो सौर कलंक का मतलब सूर्य के जिस भाग से सौर ज्वाला निकलकर दूर चली जाती है सूर्य से, तो उस भाग पर काले धब्बे नुमा आकृति जो बनती है उसी को हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप नोट कर लीजिए इसको। अब सौर कलंक जो है, इसके बनने और बिगड़ने की जो अवधि होती है वो 11 वर्ष की होती है। सौर कलंक मान लीजिए यहाँ से सौर ज्वाला निकल के बाहर चली गई सूर्य से, जिसको हम सौर विकिरण के नाम से भी जानते हैं, तो ये 11 वर्ष के बाद ही जो है ये धब्बा जो है हटेगा। इसको लगभग 11 वर्ष लग जाएंगे इसके धब्बे को हटने में। तो सौर कलंक की अगर हम बात करें कि सौर कलंक के बनने और बिगड़ने की अवधि क्या होती है, तो वो 11 वर्ष की होगी। आगे अगर हम बात करें सूर्य की जो विद्युत विकिरण है, सूर्य की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अगर जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में या धरती के वायुमंडल में जब भी प्रवेश करेगी, तो जो बेतार संचार प्रणाली होती है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। ये हमको ध्यान में रखना है कि जब भी सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, तब जो है
जो बेतार प्रणाली है जैसे मोबाइल है, दूरदर्शन है, तो ये बिल्कुल कुछ समय के लिए जो है बाधित हो जाता है। कुछ समय के लिए बेतार संचार प्रणाली जो है वो बाधित हो जाती है। कोरोना, वो वाला कोरोना ही जो अभी चल रहा है, वायरस वाला। जब आप कभी कभी देखे होंगे कि सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है जब, तो सूर्य के किनारे वाला जो भाग है ये बिल्कुल चमकता रहता है, बाकी बीच वाला भाग सूर्य ग्रहण लगने पर सूर्य के किनारे किनारे गोल रिंग, चमकीली रिंग बनती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? कोरोना। उसी को हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उसी को हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है, कभी कभी बहुत प्रश्न पूछता है कि भाई सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब औसत दूरी, औसत दूरी का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए ये सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऐसे चलती है परवलयाकार या दीर्घ वृत्ताकार में। तो आप अगर इसको देखें इस तरीके से, तो यहाँ दूर है, यहाँ नज़दीक है, यहाँ की दूरी कम जाता है। तो ये बिल्कुल जब इस तरीके से सूर्य का चक्कर लगाती है तो कहीं पृथ्वी दूर हो जाती है, कहीं पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो जाती है। तो इसीलिए सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो कहीं कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, तो एग्जैक्ट है नहीं, इसलिए इसकी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो औसत दूरी बताई गई है। इसके बाद बात आती है सूर्य के तापमान की। मान लीजिए सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये किनारे किनारे का जो तापमान है, मान लीजिए यहाँ का तापमान ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर सूर्य के केंद्र का तापमान पूछे, सूर्य के केंद्र का तापमान कि सूर्य के बीच का तापमान क्या है, तो वो जो है सूर्य के केंद्र का तापमान, केंद्र का तापमान, तो ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। कोई भी तारा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे अन्य भी ब्रह्मांड में तमाम तारे हैं, सबकी
एक संभावित अवधि होती है, उनके जीवन की एक संभावित अवधि होती है कि भाई इतना दिन तक ये जो है जिंदा रहेंगे। तो अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य की आयु की वर्तमान आयु कर लीजिए, सूर्य की वर्तमान आयु, तो सूर्य की वर्तमान आयु 10 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन 10 बिलियन वर्ष है, या इसको हम 10 अरब भी कह सकते हैं, बराबर 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष। तो सूर्य की ये आयु हो गई कि सूर्य की आयु अगर पूछ ले कि संभावित सूर्य सूर्य की वर्तमान आयु, तो ये तो मान लीजिए कि तारे की है, सूर्य की क्या, तारों की आयु आप कर लीजिए, यहाँ आप तारों की आयु कर लीजिए। कैसे कि किसी भी तारे की, जब से तारे का जन्म होता है, हमारे कहने का मतलब कि जब से तारों का जन्म होता है, अगर तारों की आयु पूछी जाए तो लगभग जो है ये इतना होती है, 10 बिलियन वर्ष होती है, या 10 अरब वर्ष लगभग होता है, तो इतना होता है। लेकिन अगर सूर्य की आयु पूछा जाए, इसी तरीके से सूर्य की आयु पूछा जाए कि सूर्य की वर्तमान आयु क्या है, सूर्य की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, तो 5 अरब वर्ष है, देना है 5 अरब वर्ष है। तो तारे की पूछे तो 10 अरब वर्ष, और सूर्य की वर्तमान आयु पूछे तो 5 अरब वर्ष, क्योंकि सूर्य जो है एक बहुत पहले से है, तो 5 अरब इसका बीत चुका है, 5 अरब अभी बाकी है। एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जब इसमें की नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा जब सूर्य की हाइड्रोजन की गैस जब हीलियम में धीरे धीरे बदलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी और हीलियम में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, यानी सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है उसका भी एक दिन अंत होना है, और उसकी जो उम्र बताई गई है वो 5 अरब वर्ष है। सूर्य से आगे, सूर्य से अगर हम पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का जो समय है वो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है, सूर्य जब निकलता है तो पृथ्वी तक उसका प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, और कभी कभी इसी को लिख दिया जाता है 8 सही 1/3 मिनट। तो इस पे आप बहुत ढंग से ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी ये वाला दे देगा, कभी कभी ये वाला दे देगा, तो ये याद है, मान लीजिए ये वाला दे दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों को, वैसे भी 20 सेकंड का मतलब 1/3 मिनट आप समझ रहे होंगे। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का जो समय है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और
तारे से दूसरे तारे या एक पिंड का प्रकाश दूसरे पिंड के प्रकाश दूसरे पिंड के तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है कई वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच की दूरी होती है, या यूं कह लीजिए एक तारे से दूसरे तारे के बीच की जो दूरी होती है उसको हम हमेशा प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। उसको हम हमेशा प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। मतलब अंतरिक्ष में एक पिंड से दूसरे पिंड की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे पिंड हैं जिनका प्रकाश एक पिंड से दूसरे पिंड तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कई वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए उसको हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। यदि कभी कभी आपसे पूछ सकता है, जैसे अभी पूछा कि भाई सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत अगर पूछ लेगा कि यदि सूर्य का प्रकाश बंद हो जाए तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा होगा, तो 8 मिनट 20 सेकेंड बाद यहाँ अंधेरा होगा। तो इस तरीके के सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। और एक होता है परसेक, दूसरा क्या है पारसेक। अब पारसेक क्या है? जिस तरह से प्रकाश वर्ष के रूप में हम ब्रह्मांडीय दूरी को मापते हैं, उसी तरीके से पारसेक जो है ये भी ब्रह्मांडीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई, ब्रह्मांडीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि ब्रह्मांडीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो वहाँ आप ऑप्शन में पारसेक चुनेंगे और वहाँ प्रकाश वर्ष भी होगा, तो वहाँ आप प्रकाश वर्ष नहीं चुनेंगे। और एक परसेक बराबर, अगर हम एक पारसेक की बात करें, अगर हम एक परसेक की बात करें कि एक परसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो एक परसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है।
3.6 प्रकाश वर्ष होता है। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें हैं आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। तो पर्यावरण के इस पहले लेक्चर में आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।